कि वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो गूगल फ्रेंडली हैं, कि जहां पर जाकर हमें चेंजेस करनी होती हैं तो गूगल हमारी वेबसाइट को रैंक करता है। तो हम सिर्फ उन एलिमेंट्स को देख रहे हैं। उनमें टाइटल था, उनमें फेविकॉन था लिंक की शक्ल में, उनमें हेडिंग स्टाइल है, उसमें बोल्ड है और उसमें स्ट्रॉन्ग है। और अब तीसरी चीज उसमें क्या है, इमेजेस की बात कर रहे हैं हम। और इसके लिए जो टैग है हमारे पास वो कौन सा है, IMG। यानी IMG के टैग के साथ हम क्या करते हैं, इमेजेस लगाते हैं। अगर हम किसी वेबसाइट को देखते हैं, ये मैंने एक वेबसाइट खोलने लगा हूँ। चल पहले ये समझ लेते हैं ना कि हम क्या क्या कर चुके हुए हैं। क्योंकि हमने SEO करनी है तो हम सिर्फ उन HTML एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो SEO के लिए नागुज़ीर हैं। जहां जाकर हमने SEO पे काम करना है, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। ये इमेज है, ये इमेज है। जूम काफ़ी बड़ा हुआ, थोड़ा सा मैं इसे छोटा कर देता हूँ ताकि वो आपको सही तरह से नजर आए। चले, ये इमेज नज़र आ रहा है, फिर इमेजेस नज़र आ रहे हैं, ये भी इमेजेस हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे इमेजेस होते हैं, ऐसे ही है ना। वेबसाइट की रिप्रेजेंटेशन ज़्यादातर इमेजेस से होती है, और जहाँ पर इमेजेस होते हैं वहाँ पर आपका मैसेज ज़्यादा क्लियर होता है, वहाँ पर आपको ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिल रही होती है, वहाँ पर आपको बात ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ रही होती है जहाँ पर इमेजेस लगे होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा कि हमारी वेबसाइट पर जो इमेजेस हैं हम उन्हें कैसे रैंक कराएंगे। हम इमेज के टैग को इसीलिए पढ़ रहे हैं कि हमें रैंक करवाने के लिए क्या अंडरस्टैंडिंग लेनी है। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि भाई इसके अंदर इमेजेस कहाँ हैं, पहले तो हमें ये देख लेना है। इमेजेस के लिए टैग कौन सा है जी, सबको पता लग गया। IMG का टैग है। टैग के अंदर जो ऑप्शंस आती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं जी, टैग के अंदर जो ऑप्शंस लिखी जा रही होती हैं उन्हें हम बोलते हैं, भाई लिंक के अंदर ऑप्शंस थी ना, क्या ऑप्शन थी, शॉर्टकट आइकन तो एक्सप्रेशन था, ऑप्शन क्या थी, ऑप्शन का क्या नाम था, रिलेशन। REL लिखा था, REL इक्वल्स टू, और फिर डबल कोटेशन में लिखा था शॉर्टकट आइकॉन। तो ऑप्शन है ना, रिलेशन की ऑप्शन है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, नाम बताया था मैंने, एट्रीब्यूट। यानी ये ऑप्शन का वर्ड तो मैं ज़रा आपको समझाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक्चुअली हम टैग के अंदर जो ऑप्शन आ रही होती है उसे हम कैसे एड्रेस करते हैं, एट्रीब्यूट से। कि टैग की ऑप्शन में एट्रीब्यूट्स होते हैं, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि टैग के एट्रीब्यूट्स, टैग में जितनी ऑप्शंस को हम डिस्कस कर रहे होंगे हम कहेंगे भाई एट्रीब्यूट 1, एट्रीब्यूट 2, एट्रीब्यूट 3। तो IMG का जो पहला एट्रीब्यूट है वो है SRC। SRC का क्या मतलब होता है, सोर्स। ठीक है ना, SRC का मतलब क्या है, सोर्स। भाई क्या कि इमेज लगा रहे हो तो कौन सी फाइल है, सोर्स बताएं मुझे। उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइल का नाम लिख देंगे। चलिए काम करते हैं जरा, देखिए देखिए जरा। और ये मैं सिंपल HTML उसमें बना रहा हूँ, नोटपैड में। आप सिंपल नोटपैड में भी HTML बना सकते हैं, एडिटर में भी बना सकते हैं, और भी किसी HTML एडिटर को यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लेकिन नो डाउट कि हम इस वक्त एक क्लास में बैठे हुए हैं, तो फॉर ऑल हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि हम HTML नोटपैड प्लस प्लस को इस्तेमाल कर रहे हैं सब लोग एज ए कॉमन। इसके अलावा कोई बंदा किसी भी एडिटर को यूज़ करना चाहता हो इंडिविजुअली, वो उसे यूज़ कर सकता है, उसमें भी ये सारे काम हो जाएंगे। ये क्लास है हमारी, ठीक है। यहाँ पर हमें एक इमेज नज़र आ रहा है, ये वाला। मैं एक काम करता हूँ, इसकी कॉपी कर लें एक। मेरा ख्याल एक कॉपी करना तो आता है सबको ना, कैसे करते हैं, Ctrl+C, बिल्कुल ठीक है, और फिर Ctrl+V। चलिए इसका नाम आ गया फेविकॉन डैश कॉपी। तो इसका नाम मैं ज़रा कुछ चेंज कर देता हूँ। मुझे भी नहीं पता कि इमेज क्या है, ये जरा इसकी शक्ल देखें कौन सा इमेज है, कार है, चलो ठीक है। चलिए इसका नाम
नाम ही मैं रख लेता हूँ कार्स। और इसकी टाइप क्या है? PNG। देखिए जब मैं टाइप की बात करता हूँ ना, तो ऐसा नहीं करना कि आप लोगों ने खुद से जाकर इमेजेस को रीनेम करते हुए टाइप मेंशन करनी है। करेंगे तो एरर आ जाएगा। जैसे मैंने अभी इस इमेज का नाम चेंज किया, तो मैंने कहीं बताया PNG? मैंने तो नहीं लिखा, खुद ही PNG बन गई ना, क्योंकि इसकी टाइप ही PNG है। तो आपने इसको इस तरह रीनेम नहीं करना, लाइक दिस। इस तरह रीनेम करेंगे तो एरर आएगा। रीनेम किस तरह करना है आपको? सिर्फ मैं कोई यहाँ पर टाइप मेंशन नहीं कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पर टाइप मेंशन नहीं करनी। अगर मैं इसको रीनेम भी करूँगा तो सिर्फ इसका नाम तब्दील करूँगा। टाइप इसकी ऑलरेडी PNG सेट है, वही रहेगी। लिख दिया हमने माई कार्ड्स। अब आपको पता लग गया इसकी टाइप क्या है, PNG है। कोड में आए, SRC में क्या होना चाहिए? हाँ जी, SRC में क्या लिखना चाहिए हमें? हाँ जी, नाम बोले ना, क्या लिखना चाहिए? आप बोले क्या लिखना चाहिए वो बताएं। मैसेज लिखना चाहिए, क्या मैसेज लिखना चाहिए वो बताएं। भाई मैं ये वाली गाड़ी लगा रहा हूँ, क्या लिखूं वहां पे? मैं नहीं बोल रहा, आप लोगों से बुलवाना चाह रहा हूँ, क्या लिखूं? माई कार्ड्स नहीं, पूरा बताएं। पूरा क्या लिखे? ये वो चीज़ है ना जो आपने घर जाकर एरर जनरेट करना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपको समझ में आ जाए। क्या लिखे वहाँ पे? गुड, देखे ना हमने क्या लिखना है? माई कार्ड डॉट PNG। पूरा फाइल का नाम क्या है? माई कार्ड फाइल का नाम है और PNG उसकी एक्सटेंशन है। तो हम यहाँ पर नाम पूरा लिखेंगे। देखिए मैंने अभी ये बता रहा था कि यहाँ पर PNG नहीं लिखना, क्योंकि भाई उसकी टाइप ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। लेकिन जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ वो तो एक टेक्स्ट एडिटर है ना, वहाँ पर तो मुझे पूरे की पूरी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो यहाँ लिखता हूँ मैं माई कार्स डॉट PNG। ये मैं कह रहा था कि क्या लिखना है। ये मैंने 2 पॉइंट बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बताए हैं। पहले मैंने कहा वहाँ पर PNG नहीं लिखना, क्योंकि वो ऑलरेडी PNG है। मगर यहाँ पर तो हम एक टेक्स्ट एडिटर में हैं, तो यहाँ पर मुझे नाम भी मेंशन करना है और एक्सटेंशन भी मेंशन करनी है हर हालत में। अच्छा चलिए, ये भी लग गया हमारा। इस दफ़ा मैं और कुछ कर भी नहीं रहा हूँ। देखिए मैंने इसमें कोई वो भी नहीं लगाया। चलें HTML लगा लेते हैं, इतना जुल्म नहीं करते इस पर। HTML लिख लिया ना, मैंने हेड लिखा। अभी फिलहाल मैं इतना ही लिख रहा हूँ सिर्फ। देखिए मैंने क्या लिखा? HTML और एंड HTML। ना मैंने हेड पोर्शन डिक्लेयर किया, ना मैंने बॉडी का पोर्शन डिक्लेयर किया, मैंने सीधा सीधा इमेज लगा दिया। कर ले बॉडी भी लिख लेते हैं। और यहाँ पर इसको एंड भी कर दें। अच्छा, बॉडी का पोर्शन कौन सा होता है? पहला एक विजिटर वेबसाइट पे आता है, तो जो वेबसाइट उसको नजर आ रही होती है वो कहाँ पे लिखी होती है? वेबसाइट, वो बॉडी में लिखी होती है। सो बॉडी का पोर्शन कौन सा होता है? जो वेबसाइट कोई देख रहा होता है। फाइल सेव एज। अब ये देखिएगा, ये मैं नोटपैड में फाइल सेव करने लगा हूँ। आपको ये पता लग जाएगा कि नोटपैड में कैसे फाइल सेव होती है। नोटपैड तो बहुत ही सिंपल सा एक एडिटर है ना। इसमें आए और हमारी फोल्डर था 530 वाला। ये कैसी फाइल बना रहे हैं ऑटोमेटिकली, यानी इसको हम बोलते हैं बाय डिफॉल्ट। तो ये बाय डिफॉल्ट कैसी फाइल बना रहे हैं? टेक्स्ट फाइल बना रहे हैं। हम कैसी बनाना चाहते हैं? हम तो HTML बनाना चाह रहे हैं, सो हम यहाँ से ऑल फाइल कर देते हैं। भाई यहाँ पर HTML नहीं है। टेक्स्ट एडिटर में तो नोटपैड विंडो के अंदर बिल्ट इन होता है, तो इसमें तो HTML की टाइप नहीं आती है, लेकिन इसमें हम HTML फाइल बना सकते हैं। मैंने इस फाइल का नाम रख लिया जी image1.html, लाइक दिस। लेकिन मैंने पहले क्या किया? नीचे से ऑल फाइल्स किया, ताकि नोटपैड को मैंने ये अंडरस्टैंड करा दिया कि भाई मैं इस दफ़ा टेक्स्ट फाइल नहीं बनाना चाहता, मैं इस दफ़ा किसी और तरह की फाइल बनाना चाहता हूँ। तो ये बताने के लिए कि वो टाइप कौन सी है, .html कर दिया। ठीक है, ठीक है, बन गई जी। इसको ज़रा एग्जीक्यूट करके देखें ज़रा। क्या नाम है जी फाइल का? ये वाला image1। आगे गाड़ी। अब देखें, यही वाली गाड़ी कल तक जो थी कितनी छोटी आ रही थी, क्योंकि इसको हम किस टैग से लगा रहे थे? लिंक के साथ लगा रहे थे, फेविकॉन के तौर पर। लेकिन लगा किस टैग से रहे थे? लिंक से। और वहाँ उसका रिलेशन बता रहे थे कि भाई ये जितनी बड़ी फाइल मर्जी हो, इसको आइकॉन की शक्ल में दिखाओ। और जो ये आइकॉन की शक्ल में दिखाओ, तो वो दिखाओ भी कहाँ पर? इस जगह पर।
मतलब आइकॉन यहाँ पे नहीं नजर आएगा। यहाँ पर अगर मुझे इसे छोटा करना होगा तो मुझे इसकी विड्थ हाइट मैनेज करनी है, मगर यहाँ पर ये फेविकॉन के तौर पर यहाँ नजर नहीं आएगा। फेविकॉन का मतलब ये है कि टाइटल बार के साथ जो तस्वीर होती है इज कॉल्ड फेविकॉन, ठीक है, उसी को हम फेविकॉन बोलते हैं। तो ये इमेज आ गया और एग्जैक्टली उसी साइज में आया जिस साइज का ये इमेज पहले से था। अब आए इधर वापस, फिर क्या आ गया, विड्थ, एक और एट्रीब्यूट आ गया, कौन सा, विड्थ। सो विड्थ मैंने कहा भाई इसकी कर दो 300। अब मैंने इसके आगे लिखा सिर्फ 300, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पिक्सल्स हैं। अगर मैं इसके आगे कुछ मेंशन नहीं करूंगा तो ये, मैं इसके आगे px लिखूंगा तो भी ये पिक्सल ही होंगे, लेकिन अगर मैं इसके आगे u लिख दूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके साइज का 300% कर दो, यानी वो बहुत बड़ी कर देगा इसको, ठीक है। और यहां पर आकर हम लिख देते हैं हाइट इक्वल्स टू 200। चलो अब मैंने क्या कहा, इसकी विड्थ इतनी होनी चाहिए और इसकी हाइट इतनी होनी चाहिए। एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से अब आपको एक बात बताऊं, एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से गूगल क्या कहता है, गूगल कहता है कि आप जब भी कोई इमेज लगाओ तो मुझे उसका साइज बता दो। वैसे तो जब इमेज लगेगा गूगल को साइज पता लग ही जाएगा, लेकिन पहले से उसे अगर साइज का पता लग जाएगा तो इसका क्या एडवांटेज है, मतलब उसे पहले अगर साइज का बता दिया जाए। बिल्कुल वही बात है जैसे आप लोग क्लास में आते हैं तो चेयर्स पहले से लगी होती हैं, अभी सिर्फ 3-4 चेयर्स ना लगी हो तो भी इतनी डिस्टर्बेंस होती है, 3-4 चेयर्स कम पड़ती हैं तो डिस्टर्बेंस होती है ना। इसी तरह अगर आपकी ये चेयर सारी की सारी दूसरे कमरे में पड़ी हो तो मेरा ख्याल है कि आधा पौना घंटा तो हम चेयर सेट करने में ही लगा देंगे कि कौन सी चेयर को कहाँ पे होना चाहिए, और क्लास के एंड तक हम कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे, चेयर्स की मैनेजमेंट करते रहेंगे कि गलत हुई है इसको लेफ्ट कर लो, इसको राइट कर लो। गूगल के साथ भी बिल्कुल यही प्रॉब्लम होगा अगर उसका साइज मेंशन नहीं होगा। इसी वजह से आप अक्सर वेबसाइट्स पे देखते हैं कि जब इमेजेस लोड हो रहे होते हैं तो मूवमेंट चल रही होती है, ऐसी है, कभी इमेज ऊपर जाता है कभी इमेज नीचे आता है और काफ़ी टाइम लगकर वो इमेज एडजस्ट होता है, क्योंकि जब आपकी वेबसाइट लोड होती है तो उसमें नंबर ऑफ इमेजेस होते हैं। जब उसमें इतने सारे इमेजेस हैं तो भाई गूगल ने पहले तो एक इमेज लोड कर दिया, फिर उसके बाद उससे भी बड़ा एक इमेज आ गया, अब उसे क्या करना है, जगह बनानी है ना उसके लिए। फिर तीसरे नंबर पर एक छोटा इमेज आया, चौथे नंबर पर फिर एक और बड़ा इमेज आ गया, फिर वो पुराने इमेजेस को छोटा बड़ा करेगा। तो इस तरह करने से टाइम लगेगा। किस चीज़ का टाइम लगेगा, आपकी वेबसाइट के लोड होने में टाइम लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारी वेबसाइट स्लो हो गई, इसलिए एसईओ का ये स्टैंडर्ड है कि वो कहता है भाई इमेज जिस साइज़ का मर्जी रखो, आपने साइज मेंशन किया हुआ है लेकिन आप उसकी विड्थ हाइट यहाँ पे मुझे बता दो। तो ये एक एसईओ का बड़ा स्ट्रॉन्ग फैक्टर है जो पूरा हो जाएगा। मतलब साइज ये नहीं कह रहा कि छोटे कर लो, मेरी मर्जी के मुताबिक कर लो, नो डाउट साइज हम छोटे ही रखेंगे। भाई लोगों ने हमारी वेबसाइट को कहाँ पे देख रहे हैं, अभी आपने देखा ना जूम कितना बड़ा था, तो जब मैंने वेबसाइट दिखाई तो उसने पूरी स्क्रीन ही कवर की हुई थी, तो मैंने जूम छोटा किया तो कुछ समझ में आया मुझे। तो इसका मतलब है हम बहुत बड़े बड़े इमेजेस तो वैसे नहीं लगाएंगे, लेकिन वो ये कह रहा है कि जिस साइज के भी इमेजेस लगाओ मुझे विड्थ और हाइट में उसके साइज बता दो, ताकि मुझे पहले से ही पता हो कि आपकी इमेज का साइज क्या है, तो मुझे लोड करने में ज़्यादा टाइम उसे ना लगे। सो एक और एट्रीब्यूट आ गया, मतलब आपको फील हुआ कि एक एट्रीब्यूट तो नागुज़ीर था ना। मिसाल के तौर पर मैं विड्थ हाइट नहीं लगाता तो इमेज तो फिर भी लग जाएगा कि नहीं लगेगा, लेकिन अगर मैं SRC नहीं लगाता फिर तो नहीं लगेगा ना। जिसका मतलब ये SRC वाला तो नागुज़ीर है। अब ये वाले जो है ना ये ऑप्शनल है, ये एसईओ के लिए। इसके बाद एक और ऑप्शन, अगला एट्रीब्यूट आल्ट। कीबोर्ड पर भी आल्ट की होती है ना, वो कॉम्बिनेशंस के साथ इस्तेमाल करने के लिए। तो आल्ट का मतलब होता है अल्टरनेट। अब यहाँ पर अल्टरनेट का क्या मतलब है, यहाँ पर अल्टरनेट का मतलब ये है कि भाई अगर कभी इमेज लोड नहीं होगा, आपने देखा होगा अक्सर जब आपका नेट ठीक नहीं चल रहा होता या सर्वर में कोई इशू होता है, तो जब कोई तस्वीर लोड नहीं हो पाती तो क्या होता है, वो एक छोटा सा आइकॉन आता है ग्राफिक सा, और उसके साथ कभी कभार आपको कुछ लिखा हुआ भी नजर आ रहा होता है, तो वो बेसिकली उस इमेज का अल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है। इसका इतनी सी बात जो मैंने बताई है ये तो एसईओ से बिल्कुल लिंक्ड अप नहीं है, इसका तो एसईओ से कुछ लेना देना नहीं है ना। मतलब हम ये तो नहीं कह रहे कि अगर हमारा इमेज लोड ना हो तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट दिखा दो, तो इसका रैंकिंग से तो कोई ताल्लुक नहीं है। रैंक करने में तो ये ना हेल्प कर रहा है ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। बेसिकली आल्ट रैंकिंग फैक्टर है बहुत स्ट्रॉन्ग। कैसे ये रैंकिंग फैक्टर है, लेकिन गूगल ने आपकी वेबसाइट को जब रैंक करना है तो कैसे रैंक करना है,
यहाँ से रैंक करना है। अगर कोई ये समझ रहा है कि हमारी वेबसाइट बहुत स्टाइलिश है तो वो उसके स्टाइल को देख कर रैंक कर रहा है बेहतर, ऐसा नहीं है। गूगल का जो क्राउलर है वो आपकी वेबसाइट को कहाँ से रैंक करता है? कोडिंग से। वो सोर्स कोड को देखता है और वहां से रैंक करता है। अब भाई मैं तो रैंक करवाना चाहता हूँ तस्वीर को, इसका मतलब क्या हुआ कि क्या वो तस्वीर को नाम से रैंक करेगा? नो, वो तस्वीर को रैंक करेगा कीवर्ड से। और कीवर्ड कहाँ पे होगा? आल्ट में। कीवर्ड कहाँ पे होगा? आल्ट के अंदर। यानी जो भी हमारा कीवर्ड होगा हम उसको आल्ट के अंदर मेंशन कर देंगे। तो इस तरह करके रैंकिंग होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने एक टर्म लिखी ट्रेंडी वॉचेस और मैं इसके इमेजेस पर आऊं, सपोज करते हैं थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ पर जो इमेजेस नजर आ रहे हैं भाई, ये क्यों पहले आ गया? मैंने कोई घड़ी का नाम तो नहीं लिखा ना, किसी घड़ी का नाम नहीं लिखा मैंने। ये क्यों रैंक करके आया? इसलिए रैंक करके आया कि इसकी एसईओ हुई है और उसमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसईओ का फैक्टर अप्लाई किया हुआ है वो क्या है कि आर्ट के अंदर कीवर्ड का यूज। अभी तक हम लोगों ने ये नहीं पढ़ा कि व्हाट इज कीवर्ड, ये हमारा अगला फेज है। जैसे ही मेरा HTML एडिटिंग वाला पार्ट कंप्लीट होगा फिर हम पढ़ेंगे कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स कैसे बनाए जाते हैं, किस तरह हम डिफरेंट वेबसाइट्स के कीवर्ड्स बनाएंगे। अभी हम सिर्फ एक यूज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है? अभी हम सिर्फ HTML एडिटिंग के हवाले से चीज़ों को देख रहे हैं और होपफुली अगली क्लास में हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। अब आ जाए ज़रा कोडिंग में वापस। तो अब हमने यहाँ पर क्या बताना है? अपना कीवर्ड। फॉर एग्जाम्पल गाड़ियाँ ही है ना, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया भाई यूज्ड कार्स। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा कीवर्ड है। अच्छा, यहाँ पर कैपिटलाइजेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कीवर्ड में स्मॉल लेटर्स यूज़ करें तो अच्छी बात है। फाइल के नाम रखते हुए भी स्मॉल लेटर्स यूज़ करें। कैपिटलाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं और अपर केस में भी लिखने की ज़रूरत नहीं, बल्कि स्मॉल लेटर्स इज बेस्ट ऑप्शन। छोटी ABC में ये सब काम करेंगे, ठीक है? सो मैंने यहाँ लिखा यूज कार्स इन पाकिस्तान। इसकी मैक्सिमम लेंथ गूगल क्या रिकमेंड करता है? इसकी मैक्सिमम लेंथ गूगल रिकमेंड करता है 120 to 140 कैरेक्टर्स। जब हमने टाइटल पढ़ा था तो हमने कहा था कि गूगल रिकमेंड करता है 60 कैरेक्टर्स। टाइटल आपका कितना बड़ा होना चाहिए? 60 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। गूगल हमें रिकमेंड करता है कि भाई आपका टाइटल कितना बड़ा होना चाहिए? 60 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। लेकिन आल्ट में हमें 120 मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 कीवर्ड एडजस्ट किए जा सकते हैं। आल्ट में हम 1 कीवर्ड एडजस्ट कर रहे हैं और टाइटल में हम 1 कीवर्ड एडजस्ट कर रहे हैं और आल्ट में हम 1 से ज़्यादा, कम से कम 2 कीवर्ड्स एडजस्ट कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि प्राइमरी कीवर्ड और सेकेंडरी कीवर्ड को एडजस्ट करना चाहें तो हम कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम प्राइमरी को ही करते हैं। मतलब 120 तक हम मैक्सिमम इसमें कंटेंट टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा यूज कार्स इन पाकिस्तान और फिर दूसरा लिखने के लिए मैंने डैश लगाया, ठीक है? और फिर मैंने लिख लिया मैंने दूसरा वर्ड क्या लिख दिया? जापानीज कार्स। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मैं सपोज कर रहा हूं कि ये मेरा प्राइमरी कीवर्ड है, ये मेरा सेकेंडरी कीवर्ड है, ठीक है? और अगर आप क्विकली करना चाह रहे हो तो आप इसको लेंथी ना करें, बल्कि अपना सिर्फ प्राइमरी कीवर्ड इसमें यूज करें, तो एक कीवर्ड के ऊपर ये जल्दी रैंक कर जाएगा। अब मैं साथ साथ इमेज भी पढ़ा रहा हूँ और साथ साथ उसके एसईओ के फैक्टर्स भी बता रहा हूँ कि भाई इमेज के साथ हम क्यों कर रहे हैं, प्ले क्यों कर रहे हैं। हम कोई वेब डेवलपर नहीं है ना, तो हम इमेज के साथ प्ले इसीलिए कर रहे हैं कि हमने वेबसाइट को रैंक करना है, तो इसलिए हम इमेज के साथ प्ले कर रहे हैं। सो हमने कहा भाई इमेज का विड्थ हाइट का एट्रीब्यूट यूज करो, यही कहा ना। दूसरे नंबर पर क्या कहा? ऑल्ट एट्रीब्यूट यूज करें। कितना? 120 to 140 कैरेक्टर्स में। तीसरा इसका फैक्टर क्या है कि आपकी फाइल का जो नाम है उसमें भी कीवर्ड होना चाहिए, ठीक है? जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है माई कार्स, तो मेरा फिलहाल कीवर्ड क्या बना है? यूज कार्स इन पाकिस्तान सपोज कर रहे हैं हम, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं इधर आता हूँ, कार्स। अब देखिए यहाँ पर भी मैं डैश इस्तेमाल कर रहा हूँ। आमतौर पर जब हम फाइल का नाम बड़ा लिखते हैं तो एक वर्ड लिखने के बाद स्पेस यूज करते हैं।
आपने याद रखना है कि स्पेस फाइल नेमिंग के लिए इलीगल कैरेक्टर है। आपने जब भी फाइल के नाम लिखना है तो स्पेस बार उसमें एक इलीगल कैरेक्टर के तौर पर कंसीडर होता है। गूगल इसको बिल्कुल वेट नहीं करता, क्योंकि स्पेस की भी तो कोई रिप्रेजेंटेशन होगी ना। जब भी आप स्पेस यूज करते हो ना तो उसका कैरेक्टर जनरेट हो जाता है 20%, मतलब 20 लिखा जाएगा और साथ एक परसेंटेज का निशान आएगा। तो अगर 4 स्पेस होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 दफ़ा लिखा हुआ नजर आ रहा है। एक तो अजीब भी लग रहा है और रिकग्नाइज भी नहीं हो सकता। इसलिए आपने स्पेस की जगह पर हमेशा सेपरेटर कैरेक्टर यूज करना है, और ये रिकमेंडेड सेपरेटर कैरेक्टर्स है गूगल का, हाइफन डैश जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। स्पेस बार फाइल के नेम में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। भाई हमने जो फाइल में कंटेंट लिखा हुआ है, HTML की फाइल में कंटेंट लिखा है ना हमने, उसमें तो स्पेस है। अब इस चीज को मिक्स नहीं करना हमने। भाई कंटेंट में तो स्पेस होना चाहिए ना, मगर फाइल के नाम में स्पेस नहीं होना चाहिए। कंटेंट का क्या मतलब है भाई, यहां पर ये देखिए, ये वेबसाइट पढ़ रहा हूं मैं, ये हर जगह पे स्पेस आपको नजर आ रही है, आ रही है। इस स्पेस की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं जब इस फाइल का नाम रखा गया है तो वहां पर स्पेस बार नहीं होना चाहिए। अब हमने क्या नाम रखा है जी उधर, मैंने जाकर यूज्ड कार्स इन, चलें इसमें थोड़ी सी मिस्टेक भी कर ही लेते हैं, हाँ देखते हैं फिर क्या होता है। मैंने एक डैश डैश नहीं लगाया ना, मैंने कहा एक हाइफन नहीं लगाया मैंने इसके साथ। यूज के बाद हाइफन लगा दिया, कार के बाद भी लगा दिया, मगर इन के बाद नहीं लगाया, जबकि वहां पर लगा हुआ था कि नहीं लगा हुआ था, लगा हुआ है ना वहां पर। अब इस फाइल को जरा सेव करें और इसको एग्जीक्यूट करें। इमेज को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। अब इमेज नहीं आ रहा तो इमेज की जगह पे क्या आ रहा है, इमेज की जगह पर आर्ट आ रहा है। अब ये वाला जो आर्ट इस तरह नजर आ रहा है, ये यूजर्स के लिए है, ये क्राउलर के लिए नहीं है। लेकिन एक्चुअली हमने ये क्यों लिखा, हमने तो यूजर को ये मैसेज नहीं देना, हमारा ये कोई काम नहीं है कि यूजर्स को ये मैसेज आए। हम ये मैसेज किसको दे रहे थे, क्राउलर को। अगर इमेज नजर आ रहा होगा तो ये टेक्स्ट आपको नजर नहीं आएगा। ये मैंने इसीलिए इसमें मिस्टेक की है कि आप इस टेक्स्ट को देख सकें। ये टेक्स्ट आपको सिर्फ उस वक्त नजर आएगा जब इमेज नजर नहीं आएगा, मगर गूगल के क्राउलर को हर क्राउल के ऊपर ये नजर आएगा। जितनी दफा भी गूगल वेबसाइट पे आएगी वो इमेज को नहीं देखेगी, वो गाड़ी को नहीं देखेगी, वो इस आर्ट के एट्रीब्यूट टेक्स्ट को देखेगी कि क्या है, और इसी की वजह से वो आपको रैंक कराएगी। और ये इसका इतना सा ब्लॉक क्यों बना हुआ है, विड्थ हाइट मेंशन करके आए हैं ना हमने। विड्थ पहले तो तस्वीर बड़ी थी ना, लेकिन बाद में मैंने उसकी विड्थ हाइट मेंशन की है। तो अब वो कह रहा है कि भाई इमेज इतने साइज में ही आएगी, ये जो साइज आपका बन गया, इसको ठीक करें। कहाँ से ठीक करना है, ये मैंने सारी वो मिस्टेक की है जो अगर आप घर में मिस्टेक करेंगे तो यही वाली करेंगे, ठीक है। सेव, चलिए अब इसको रीलोड करें, आगे इमेज वापस। अब आ जाते हैं आगे। अभी एक एट्रीब्यूट और भी चल रहा है इसका। आर्ट के बाद यहाँ दिखेगा मैं क्या करने लगा हूँ कि भाई लाइन बड़ी लंबी हो गई है, तो मैंने एंटर कर दिया। तो मैं HTML कोड को मल्टीपल लाइंस में भी कर सकता हूँ देखने के लिए, लेकिन इसका तरीका यही है कि आप एट्रीब्यूट को अलग लाइन में लेकर जाएं, एक पूरे एट्रीब्यूट को अलग लाइन में। ऐसा ना हो कि एट्रीब्यूट का कुछ हिस्सा एक लाइन में है और कुछ हिस्सा, एक ही एट्रीब्यूट का कुछ हिस्सा एक लाइन में है और कुछ हिस्सा दूसरी लाइन। अब एक और एट्रीब्यूट इसका आ गया और वो है टाइटल। टाइटल क्या होता है भाई, ये क्लास पे मैंने माउस रखा तो क्या लिखा हुआ आ गया ऊपर, क्लोज आ गया, यानी कि माउस ओवर टेक्स्ट नजर आ रहा है। टाइटल जो है वो माउस ओवर टेक्स्ट है, कि जब कोई बंदा पिक्चर के ऊपर माउस रखेगा तो कोई मैसेज उसे मिलेगा। ये भी एसईओ का फैक्टर है। यहाँ पर भी हम अपने कीवर्ड देखें, जगह मिल रही है ना, हमें स्पेसेस मिल रही हैं कि कहाँ कहाँ पर हम अपने कीवर्ड को ऐड कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर भी अपने कीवर्ड को ऐड कर सकते हैं। चलो जी, मैं सेम को कॉपी करता हूँ यहाँ से, और जरा देखते हैं कि इससे क्या हुआ है। यहाँ पर आ गया मैसेज ऊपर, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्राउलर को मैंने एक और जगह से अपना कीवर्ड समझा दिया कि भाई मेरा कीवर्ड क्या है। अब
ये अब जितनी टैग तो मैंने बहुत शुरू में पढ़ा दिया था आपको, अभी जितनी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ये सारे एसईओ के फैक्टर्स पढ़ रहे हैं, इमेज ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर्स को अब देखने लगे हैं। अच्छा, अब अगला इसका जो नेक्स्ट फैक्टर है वो क्या है? इसका नेक्स्ट फैक्टर है टाइप, इमेज टाइप। आज की डेट में गूगल किन इमेज टाइप्स को रेकमेंड करता है? आज की तारीख में, आज की तारीख में अब बहुत सारी चेंजेस आ गई हैं और एक नया इमेज फॉर्मेट है जिसको गूगल सबसे ज़्यादा रेकमेंड कर रहा है, एंड दैट इज़ वेब पी। उसको हम बोलते हैं वेब पी, और ये फ्री में भी कन्वर्जन्स होती हैं, इसके लिए हमें कोई एक्सपेंडिचर भी नहीं करना पड़ता। इसे हम बोलते हैं नेक्स्ट जनरेशन वेब पी को हम क्या बोलते हैं? जी, नेक्स्ट जनरेशन इमेज फॉर्मेट वेब। जैसे भी हम बात की ना पीएनजी की, जेपीजी की, जिफ, टिफ, इसी तरह हमारे पास एक फाइल फॉर्मेट है, उसे हम बोलते हैं वेब पी, एंड दैट इज कॉल्ड नेक्स्ट जनरेशन इमेज फॉर्मेट। लेटेस्ट से लेटेस्ट कोरल ड्रा इस्तेमाल कर लें, लेटेस्ट से लेटेस्ट फोटोशॉप इस्तेमाल कर लें, एडोब इलस्ट्रेटर इस्तेमाल कर लें, सेव एज टाइप में वेब पी आपको नहीं मिलेगा, अभी नहीं है। अभी तक कोई एप्लीकेशन इसे सपोर्ट नहीं कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कन्वर्जन ऑनलाइन होगी, ठीक है। पीएनजी आप फोटोशॉप से बना लेते हैं, कोरल ड्रा से भी बना लेते हैं, जेपीजी भी बन जाती है, जिफ भी बन जाती है, टिफ भी बन जाती है, जितने मैंने नाम लिए हैं ये सब इमेज फॉर्मेट्स हैं। सो गूगल हमें ये कह रहा है कि ये सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड इमेज फॉर्मेट है वेब पी। ये है क्या, क्यों रिकमेंडेड है? ये ब्राउज़र सपोर्टेड इमेज फॉर्मेट है। अब ब्राउज़र सपोर्टेड का क्या मतलब है? भाई आपने एक पीएनजी बनाई, आपने उसे अपनी वेबसाइट पे लगाया, तो वो ब्राउज़र में नज़र आएगा। ऐसे ही है ना, वेबसाइट ब्राउज़र में खुलती है ना भाई, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो नहीं खुलती। मगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप तस्वीरें तो ऐड करते हैं, पीएनजी ऐड कर लेते हैं ना, जिफ भी ऐड कर लेते हैं, जेपीजी भी ऐड कर लेते हैं, मगर वेब पी ऐड नहीं होगी। वेब पी सिर्फ और सिर्फ कहाँ ऐड होगी? इसका मतलब है कि इसकी फंक्शनैलिटी को उन्होंने लिमिटेड किया कि भाई ये सिर्फ ब्राउज़र में आएगी, इंटरनेट ब्राउज़र, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, सफारी, बहुत सारे इंटरनेट एक्सप्लोरर्स हैं, इंटरनेट ब्राउज़र्स हैं, ये सपोर्ट करेगी हर वेब ब्राउज़र को बस, लेकिन ये किसी और एप्लीकेशन को सपोर्ट नहीं करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे एप्लीकेशन में नहीं आएगी, ये सिर्फ इधर इसी जगह पे नज़र आएगी। इसका मतलब है कि इसकी फंक्शनैलिटी लिमिटेड है। मगर किसी की वेबसाइट ने एक्सेल में तो नहीं खुलना ना, वेबसाइट तो इंटरनेट, मैक्सिमम इंटरनेट ब्राउज़र में ही खुलेगी। तो गूगल कहता है कि भाई इसको यूज़ कर लो। इसका फ़ायदा क्या होगा कि रिसोर्सेज कम इस्तेमाल होंगे, आपका इमेज जल्दी लोड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हमें क्या करना है, कन्वर्जन भी करनी है ऑनलाइन। किस इमेज को कन्वर्ट करना है भाई? अगर तो मेरे पास पीएनजी होगी तो मैं पीएनजी टू वेब पी कर रहा हूँ, अगर मेरे पास जेपीजी होगी तो मैं जेपीजी टू वेब पी कर रहा हूँ, डिपेंड्स कि मेरे पास कौन से वाला इमेज है, ठीक है। हम कह देते हैं पीएनजी है, पीएनजी टू वेब पी कन्वर्टर। और काफ़ी अरसे तक जो मैंने शुरू में एक कंपैरिजन किया था ना कि आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में होनी चाहिए कि आपकी वेबसाइट कोडिंग में होनी चाहिए, तो काफ़ी अरसे तक वर्डप्रेस इस फॉर्मेट को रिकग्नाइज नहीं करता था, काफ़ी देर तक। ये भी कुछ रीसेंट मंथ्स में वर्डप्रेस ने इस फॉर्मेट को अंडरस्टैंड करना शुरू किया। इसका मतलब ये है कि जिसने वेबसाइट वर्डप्रेस में बनाई होगी उस वक्त 4 माह पहले तक, 5 माह पहले तक वो इस फैसिलिटी से फ़ायदा नहीं उठा सकते थे। अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में एरर जनरेट होता था, कोडिंग में नहीं होता था, ठीक है। सो ये एक, क्योंकि वर्डप्रेस जो है ना, मैंने बताया हुआ आपको कि एक एप्लीकेशन है, तो वो जब एप्लीकेशन बन गया तो उसके अंदर सब चीज़ें स्पेसिफाई हो गई, तो बाद में जो चीज़ें नहीं अपग्रेड हो रही हैं वो फौरी तौर पर वर्डप्रेस में नहीं आने वाली। वो जब तक समझ नहीं आएगी वर्डप्रेस को और फिर वो उसमें एडिशन करेगा तब वो चीज़ें उसमें नज़र आएंगी, अदरवाइज वही चीज़ें नज़र आएंगी जो स्पेसिफिक हैं। लेकिन हम ये ले लेते हैं, एक क्लाउड कन्वर्ट आ रहा है, एक पिक्सेलेट आ रहा है। मैं इसको वैसे ज़्यादातर इसको यूज़ करता हूँ, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, उस ऊपर वाले को भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही फ्री हैं, ठीक है। चूज, ऊपर लिखा हुआ आ गया कन्वर्ट पीएनजी, और फिर वेब पी। जी, किस फाइल को आपने बनाना है, इस तरह करते हैं हम। अभी जिन फाइल्स में काम कर रहे हैं ना उन्हीं को देख लेते हैं।
चलिए मैं इसको बनाना चाह रहा हूँ। इसका साइज़ देखें कितना आ रहा है, बहुत बड़ा साइज़ है भाई, 1.9 MB का। अच्छा, आप हमारे पास एक ऑप्शन ये भी है, एक ऑप्शन हमारे पास कंप्रेशन की भी है। मिसाल के तौर पर मैं PNG ही यूज़ करना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल, लेकिन मैं वही MBs की फाइलें किसी की वेबसाइट पे अगर होंगी तो वो तो अपनी वेबसाइट को बहुत हैवी कर लेगा ना। आपकी गूगल क्या कहता है, गूगल कहता है भाई आपकी वेबसाइट को बिटवीन 100 to 300 किलोबाइट्स मैक्सिमम, इससे बड़ा इमेज का साइज नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मेरी वेबसाइट में 500 इमेजेस हैं और सारे के सारे 1 MB से ऊपर हैं, तब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरी वेबसाइट क्यों स्लो है, इमेजेस की वजह से। तो जब हम किसी की ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो हमारा बहुत ज़्यादा फोकस उसके इमेजेस पर भी होता है जी। कन्वर्ट एंड देन डाउनलोड। जैसे इसकी कन्वर्जन कंप्लीट होगी, यहाँ पर डाउनलोड का बटन आ जाएगा। देखें आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, वेब पी। इधर आ जाए, 1 MB थी ना, साइज देखें क्या हो गया, कितना हो गया, 100 किलोबाइट्स। कितने टाइम्स रिड्यूस हो गया साइज इसका, बहुत ज़्यादा, मतलब 1000 से 132 इस पे आ गई है। इसके ग्राफिक्स में कोई इशू नहीं है। ग्राफिक्स ऐसा भी नहीं हुआ कि इसका साइज पहले डायमेंशन ज़्यादा बड़े थे तो अब डायमेंशन उसने छोटे कर दिए होंगे, सब कुछ उसी तरह ही है इसका इमेज का। तो अब हम क्या कह रहे हैं, एक और फैक्टर हमारे पास क्या समझ में आ गया कि इमेजेस को क्या कर लो, वेब पी कर लो। इमेजेस को वेब पी, मेरे पास एक वेबसाइट आई है, उस वेबसाइट पे 2000 इमेजेस हैं। जब मैं उन्हें देख रहा हूँ तो वो PNG हैं, ये JPG हैं और उनके साइजेस भी बड़े हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ, मैं जब SEO करूँगा तो मेरा टारगेट ये होगा कि मैं इन इमेजेस की टाइप को भी चेंज करूँ और वेब पी करूँ और साथ में इनके साइजेस को भी रिड्यूस करूँ। तो कितनी स्पेस मिल जाएगी, रिसोर्सेज कितने ज़्यादा फ्री हो जाएंगे उस होस्टिंग में, जिस होस्टिंग में हमारी वेबसाइट है। ये अभी हमने साथ साथ इमेज ऑप्टिमाइजेशन भी देखी है, इमेज का कोड भी चेक किया, टैग भी चेक किया, और SEO में जितनी मैं इमेज ऑप्टिमाइजेशन करता हूँ जिससे कि इमेज रैंक करते हैं वो सारे हमने किए हैं, और वो सारे यही हैं जो अभी आपने क्लासरूम में मुझसे सीख लिए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने किसी की वेबसाइट की इमेज ऑप्टिमाइजेशन करनी होगी तो यही सारे फैक्टर्स हैं। क्या, फाइल का नाम कीवर्ड फ्रेंडली हो, फाइल के नाम में स्पेस ना हो, आल्ट एट्रीब्यूट में कीवर्ड हो, टाइटल एट्रीब्यूट में कीवर्ड हो, विड्थ हाइट स्पेसिफाई कर दें यानी स्पेसिफाई कर दें, और इमेजेस को वेब पी कर दें, और इमेजेस मैक्सिमम 300 किलोबाइट्स के हों। तो ये इन शॉर्ट मैंने आपको सारा इमेज ऑप्टिमाइजेशन का स्टैंडर्ड बता दिया। ये जब आप सब इमेजेस पे करोगे तो विद इन अ मंथ आप देखेंगे कि गूगल इमेजेस में आपके इमेजेस कीवर्ड के ऊपर रैंक करना शुरू हो जाएंगे। सिर्फ आप ही के इमेजेस ऊपर नज़र आएंगे और किसी के नज़र नहीं आ रहे होंगे। ठीक है, और अगर आपको PNG ही रखना है और आपको इमेजेस को छोटा करना है जी, अब मैं क्या लिखूंगा, ऑनलाइन PNG या इमेज लिख लें, बल्कि इमेज, क्योंकि अब हम इसे यूज़ ही नहीं करते ना। पहले तो जब तक हमारे पास वेब पी नहीं था हम इसी से काम करते होते थे ज़्यादा, कि हम इमेजेस को कंप्रेस करते थे। लेकिन क्योंकि अब हमारे पास वेब पी आ गया तो फॉर्मेट भी गूगल फ्रेंडली हो गया, साइज़ उसने ऑटोमेटिकली रिड्यूस कर दिया, तो अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये देखें कितने सारे आ रहे हैं, इमेज रिसाइजर भी आ रहा है, कंप्रेस भी आ रहा है। अब ये बहुत नीचे चला गया, शुरू में ये सबसे ऊपर होता था, हाँ, ऑनलाइन इमेज कंप्रेसर। यहाँ से हम इसको कंप्रेस करेंगे। इसका साइज था ना बड़ा। सर एक क्वेश्चन, जी जी, अगर हम वर्डप्रेस पे कोई इमेज अपलोड करते हैं वर्डप्रेस पे, जैसे विद द व्यू पॉइंट ऑफ SEO, क्या उसके साइज स्पेसिफाई हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। और वर्डप्रेस में नहीं
हमने स्पेसिफाई, हमने नया साइज नहीं जनरेट करना। मिसाल के तौर पर वर्डप्रेस हो या कोडिंग हो, उसके ऊपर एक इमेज है, हम सपोज कर लेते हैं कि उसका साइज जो है ना वो 300 बाई 200 है, लेकिन मेंशन नहीं है, तो हम उसकी कोडिंग में जाकर इसको भी मेंशन कर सकते हैं। और वर्डप्रेस के मुतालिक मैंने आपको बताया था कि आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि हमारी वेबसाइट कोडिंग में होनी चाहिए, नॉट इन वर्डप्रेस। ठीक है, क्यों? इसलिए कि वर्डप्रेस एप्लीकेशन है, कोडिंग में हम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, हम वर्डप्रेस में बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते। ठीक है, और जिस कस्टमाइजेशन की ज़रूरत हमें पड़े, अगर वो उस एप्लीकेशन में ही अवेलेबल ना हो, फिर तो लिमिटेशन आ गई ना। और उसमें जो कुछ भी करना है आपने प्लगइन्स के थ्रू करना है। एडिटिंग मोड में क्या हम कस्टमाइज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कस्टमाइजेशन मुझे उसकी भी थीम में जाना पड़ेगा। हाँ जी, और थीम एडिटर वही यूज़ करेगा जो कोडिंग को अंडरस्टैंड करता होगा। थीम एडिटर की कोडिंग भी ऐसा ही होगी, लेकिन उसमें और ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आएगी कि अभी तक आपने देखा, मैंने आपको जितना कुछ पढ़ाया, मैंने कुछ भी प्रोग्रामिंग लेवल नहीं पढ़ाया, एसईओ प्रोग्रामिंग लेवल नहीं है। लेकिन जब मैं थीम में जाकर ये वाले काम करूंगा तो ये मुझे पीएचपी में जाकर काम करना होगा। पीएचपी इज़ नॉट आवर कंसर्न, सीएसएस इज़ नॉट आवर कंसर्न, कैस्केड स्टाइल शीट्स हमारा काम नहीं है, पीएचपी की प्रोग्रामिंग भी हमारा काम नहीं है। हमने सिर्फ एसईओ के लिए उन टैग्स को आइडेंटिफाई करना है जहाँ पर एसईओ होनी है और रैंक होनी है हमारी वेबसाइट। ये देखिए, इसने -63% इसको भी रिड्यूस कर दिया। देखें ये कितना कम करके लाया, इसने 409 किलोबाइट्स किया। मैंने इमेज फॉर्मेट चेंज नहीं किया, इसमें इमेज फॉर्मेट वही है, लेकिन 1 MB से 400 किलोबाइट्स के ऊपर उसने इसको ले गया।